सीएमसीक्यू प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कम चालू खाता घाटा निवेशकों के विश्वास में वृद्धि कर सकता है और साथ ही देश की मुद्रा के प्रति विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। दूसरा कथन है, चालू खाते में अधिशेष से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थानीय मुद्रा का मूल्य मजबूत हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। चालू खाता घाटा की स्थिति तब होती है जब किसी देश के वस्तु और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है। सीएडी और राजकोषीय घाटा संयुक्त रूप से दोहरा घाटा है जो शेयर बाजार और निवेशकों को प्रभावित कर सकते हैं। कम चालू खाता घाटा निवेशकों के विश्वास में वृद्धि कर सकता है और साथ ही देश की मुद्रा के प्रति विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। अतः कथन एक सही है। चालू खाता अधिशेष दर्शाता है कि देश में पैसा आ रहा है जो विदेशी मुद्रा भंडार और स्थानीय मुद्रा के मूल्य को बढ़ा सकता है। अतः कथन दो सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में समाचारों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क ये हैं। विकल्प ए, पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा अधिगृहित क्षेत्र यूक्रेन युद्ध के केंद्र में थे। विकल्प बी, बेलारूस और मोल्दोवा की राजधानियां। विकल्प सी, वैश्विक व्यापार समझौते में शामिल प्रमुख बंदरगाह। या विकल्प डी, यूरोप में हाल ही में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के स्थल। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। डोनेट्स्क और लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में दो क्षेत्र हैं जो डोनबास नामक ऐतिहासिक और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। वे वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध के केंद्र में हैं जहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है तथा विशेष रूप से डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए उनका रणनीतिक महत्व है। रूस ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है लेकिन इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता नहीं मिली है। अतः विकल्प ए सही है। कौन सा देश सुकुलेंट कारू और नामा कारू रेगिस्तानों का आवास है और जहां ओकावांगो और कुनेने नदियां बहती हैं? विकल्प ए नामीबिया, विकल्प बी सूडान, विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका, या विकल्प डी मिस्र। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। नामीबिया एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है जिसकी उत्तरी सीमा अंगोला और जाम्बिया से लगती है, जबकि बोत्सवाना इसके पूर्व में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका इसके पूर्वी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों से सीमा साझा करता है। उप सहारा अफ्रीका में सबसे शुष्क राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने वाले नामीबिया में कई प्रमुख रेगिस्तान हैं जिनमें नामीब, कालाहारी, सक्यूलेंट कारू और नामा कारू शामिल हैं। जाम्बेजी, ओकावांगो और कुनेने नामीबिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। अतः विकल्प ए सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करता है। दूसरा, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। तीसरा कथन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 का उद्देश्य सीईसी, ईसी की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा की शर्तें और निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रियाओं को विनियमित करना है तथा यह निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करता है। अतः कथन एक सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी जो निम्नलिखित चयन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अतः कथन दो सही नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई ईसी सीईसी बनता है तो उसका कुल कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अतः कथन 3 सही नहीं है। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एलेउट्स, इनुपियाट और यूइट अलास्का की स्वदेशी समुदायों में शामिल हैं। दूसरा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली अलास्का में स्थित है। तीसरा, अलास्का कनाडा के साथ भूमि सीमा साझा करता है लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग से भौगोलिक रूप से अलग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल तीन, या विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी।
अलास्का के स्वदेशी लोग, जिन्हें सामूहिक रूप से अलास्का नेटिव्स कहा जाता है, पारंपरिक रूप से 5 मुख्य समूहों में वर्गीकृत हैं। एलेउट्स, उत्तरी एस्किमो या इनुपियाट, दक्षिणी एस्किमो, यूइट, इंटीरियर इंडियंस या एथाबास्कन्स और दक्षिण पूर्वी तटीय इंडियंस, tlingit और हैडा। अतः कथन एक सही है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली अलास्का में स्थित है। डेनाली 7 समिट्स यानी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में से तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अतः कथन 2 सही है। अलास्का की सीमा कनाडा, यूकोन और ब्रिटिश कोलंबिया से लगती है और यह कनाडा के भूभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग होता है। अतः कथन 3 सही है। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, सेनाओं को कम करने और शांति सम्मेलनों को बढ़ावा देने वाले कार्यों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसने मुख्य रूप से हथियार नियंत्रण, शांति वार्ता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों तथा अधिक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के प्रयासों को मान्यता दी है। तीसरा, नोबेल शांति पुरस्कार केवल व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है और इसका चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है। चौथा, अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2, 3, विकल्प सी 1, 2 और 4 या विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी 1, 2 और 4। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में कहा गया था कि शांति पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए, स्थायी सेनाओं के उन्मूलन या कमी के लिए और शांति सम्मेलनों के आयोजन और प्रचार के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा काम किया हो। अतः कथन एक सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांति पुरस्कार मुख्यतः 4 मुख्य क्षेत्रों में प्रयासों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता रहा है: सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, शांति वार्ता, लोकतंत्र और मानवाधिकार, और एक बेहद संगठित और अधिक शांतिपूर्ण विश्व बनाने के उद्देश्य से किया गया कार्य। अतः कथन 2 सही है। 21वीं सदी में नोबेल समिति ने मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए खतरों से होने वाले नुकसान को सीमित करने के प्रयासों को शांति पुरस्कार के लिए प्रासंगिक माना है। शांति पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों में अद्वितीय है क्योंकि यह संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तियों को भी प्रदान किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। इसका चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्य होते हैं। स्वीडन में दिए जाने वाले अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो, नॉर्वे में होता है। अतः कथन 4 सही। बायोफोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पारंपरिक किस्मों की तुलना में बायोफोर्टिफाइड फसलें सूक्ष्म पोषक तत्वों की बढ़ी हुई जैव उपलब्धता प्रदर्शित करती हैं। दूसरा, बीटी कॉटन फाइबर फसलों में जैव प्रबलीकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तीसरा, नारंगी गूदे वाले शकरकंद की किस्म को बीटा कैरोटीन की बढ़ी हुई मात्रा के माध्यम से विटामिन ए से जैव सशक्त बनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। जैव प्रबलीकरण प्रजनन, कृषि विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि है, जिससे पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक जैव उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली फसलें उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए लौह समृद्ध फसलों में चावल, सेम, शकरकंद, कसावा और फलियां शामिल हैं। अतः कथन एक सही है। बीटी कॉटन एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया है तथा यह जैव सशक्त फसल नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। बायोफोर्टिफाइड शकरकंदों में उच्च बीटा कैरोटीन होता है जो उन्हें विटामिन ए से भरपूर बनाता है। इनका चमकीला नारंगी रंग का गूदा महत्वपूर्ण पोषण मूल्य दर्शाता है जो दृष्टि, प्रतिरक्षा और बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। रतौंधी को रोकने और बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। अतः कथन 3 सही है। हाल ही में समाचार में सुदर्शन चक्र पहल का अर्थ है। विकल्प ए भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन कार्यक्रम, विकल्प बी निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक रक्षा को एकीकृत करने वाली नई मिसाइल रक्षा पहल, विकल्प सी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा परियोजना, विकल्प डी पनडुब्बी खतरों के खिलाफ एक जलमग्न नौसैनिक ढाल प्रणाली। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत एक नई मिसाइल रक्षा पहल विकसित करने जा रहा है जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य उन्नत निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक रक्षा तंत्र को एकीकृत करके अपने नागरिकों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करना है। सुदर्शन चक्र से उम्मीद की जा रही है कि यह इजराइल के आयरन डोम और प्रस्तावित अमेरिकी गोल्डन डोम की तरह कार्य करेगा
तथा मिसाइल खतरों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करेगा। इस परियोजना का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध में अर्जुन की सहायता के लिए उपयोग किए गए सुदर्शन चक्र का संदर्भ दिया गया है, अतः विकल्प बी सही है। हाल ही में समाचारों में देखा गया दंडकारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में फैला हुआ है? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा, चौथा आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4 या विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी 1, 2, 3 और 4। दंडकारण्य पूर्व मध्य भारत में एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियों को घेरता है तथा पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। यह बस्तर छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली महाराष्ट्र तथा ओडिशा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला एक सघन वन क्षेत्र है। यह अपनी जनजातीय आबादी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और समृद्ध जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, अतः विकल्प डी सही है। दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है जिनमें अद्वितीय चुंबकीय, प्रकाशोत्प्रेरक और उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें प्रायः प्रौद्योगिकी के बीज कहा जाता है। तीसरा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक वार्षिक REE उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। दुर्लभ मृदा तत्व कुल 17 धात्विक तत्वों का समूह है। इनमें आवर्त सारणी के 15 लैथेनाइट्स के साथ साथ स्कैंडियम और यट्रियम सम्मिलित हैं। REE में अद्वितीय चुंबकीय, प्रकाश दीप्त तथा उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं, अतः कथन एक सही है। इन्हें प्रौद्योगिकी के बीज भी कहा जाता है क्योंकि REE आज की उभरती प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, लघुकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा नवाचार तथा रक्षा, दूरसंचार और परिवहन प्रणालियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः कथन 2 सही है। चीन विश्व में REE का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक खनन उत्पादन का 2/3 से अधिक योगदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 11.6% वैश्विक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा सर्वप्रथम 1934 में MN रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दूसरा, संविधान सभा की मांग को सिद्धांततः ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया। तीसरा, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।